बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान बदतरीन माशी मसाइल से दो चार है। ये माशी सूरत हाल इतनी बदतर है कि जितने भी माहिर माशियात से बात कर रही हूँ तमाम के तमाम यही कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे तो पिछले 75 साल से हम ये सुनते आए, लेकिन कहा यह जा रहा है तमाम इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि ये वाला पॉइंट जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर है, इससे पहले आज तक हमने कभी ना देखा और शायद अल्लाह करे देखना भी ना पड़े। तमाम की तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की बजाय अब यकजा हो जाएं और वाकई में वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी ऑपोजिशन में होते हुए, उसकी तरफ बढ़ जाएं तो ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि हर हुकूमत अपने से पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने के लिए तैयार तो ज़रूर होती है, लेकिन 5 साल से बढ़कर सोचने के लिए तैयार नहीं होती। अगर हम लोगों की माशी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म हो और हर हुकूमत आके उस पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखे तो मुल्क की इकोनॉमी को अब भी बचाया जा सकता है। मुल्क के ऊपर कर्जा इस कदर हो गया है कि डॉलर की बढ़ती कदर एक और वबाले जान बन गया है। यह वबाले जान बढ़ता चला जा रहा है, मामला गड़बड़ की तरफ जाता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अब भी सोच विचार में लगे हुए हैं और सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हल क्या है, इसके हवाले से बातचीत होना अहमियत का हामिल है। अभी कल ही इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आएगा, इसके अंदर बताया जाएगा कि पिछले साल के अंदर क्या क्या गड़बड़ हुई और क्या क्या अच्छाई हुई। उसके बाद 10 जून को मुल्क का बजट आएगा जो कि 2022-2023 का बजट होगा और ये बजट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा क्योंकि बजट खसारा अभी जो तखमीना लगाया जा रहा है उसके मुताबिक बेहद सीलिंग को क्रॉस कर चुका है। इसके ऊपर आईएमएफ की तलवार जो सर पर मंडला रही है और बहुत सारे मामलात के अंदर हाथ खींचने का जो डिमांड हो रही है, ये भी एक मसला बना हुआ है। हमारी सूरत हाल कुछ इस तरह के है कि 11 माह के अंदर तिजारती खसारा जो है वो 43 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और जैसा मैंने पहले कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कदर ने इसको मजीद मुश्किल सूरत हाल में तब्दील कर दिया है। जुलाई से अप्रैल तक की करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा 13 अरब डॉलर, 13 अरब से ज़्यादा यानी 13 अरब 78 करोड़ तक पहुंच चुका है, डॉलर तक पहुंच चुका है और महंगाई की शरह औसतन 14% तक पहुंच चुकी है। पिछले माह ये महंगाई की शरह तकरीबन 20% को छू चुकी है। एक आम आदमी के लिए जिंदगी अजीरन हो चुकी है क्योंकि शरह सूद भी 13.75% तक है। ऐसे शरह सूद के अंदर किसी का कारोबार शुरू करना और इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल नजर आता है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी तेजी से गिरते चले जा रहे हैं। फिलहाल ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के अंदर 9 अरब 70 करोड़ डॉलर तक रह गए हैं। 10 अरब डॉलर भी हमारे पास मौजूद नहीं है और ऐसी सूरत हाल में बिजली के गर्दिशी कर्जे यानी सर्कुलर डेट भी आसमानों को छू रहा है। 25 अरब डॉलर तक ये पहुंच चुका है और गैस का सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 1500 अरब से तजावुज कर चुका है। 25 अरब रुपए और 1500 अरब रुपए, ये मामला किस नहज पे जा रहा है, क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा? जो मोटे मोटे नुकात सामने आए हैं हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे के, वो मैं आपके सामने रखे दिए देती हूँ इसलिए क्योंकि वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी शरह नमू है ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि जी वो 4.8% का हदफ रखा था, वो 6% पर पहुंच गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने तो आपको बोला था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक स्लो डाउन का मामला नजर आ रहा है और इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो फिर एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना और मुश्किल होती चली जाएगी। महंगाई का 8% हदफ था, लेकिन महंगाई आसमानों से बात करते हुए 13-14% के ऊपर आ गई और फी का आमदनी तकरीबन 2,46,000 रुपए सालाना का हदफ था जो कि पूरा हुआ। इसके साथ साथ वजारत खजाना के जराए हमें बता रहे हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि अगले साल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों को बढ़ाने के हम हक में नहीं है। वैसे तो आईएमएफ बहुत सारी चीज़ों के हक में नहीं है, लेकिन यहाँ सियासी तौर पर जब तक डिसीजन होते हुए रहे तब तक मामला गड़बड़ होता रहेगा। वफाकी बजट 2022 और 23 के कुछ मामलात सामने आ रहे हैं, जो नुकात सामने आ रहे हैं उसके अंदर आइंदा माली साल का जो वफाकी तरक्याती बजट होगा वो 800 अरब रुपए तक का होगा। इसके साथ साथ वफाकी वजारतों और महकमों का बजट 548 अरब रुपए तक मुख्तस किया जाएगा, जिसको कटेल करने की ज़रूरत है। कुछ टफ डिसीजंस कल हुकूमत ने लिए, लेकिन ये टफ डिसीजंस काफ़ी नहीं हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे तवानाई के शोबे के अंदर जो पेपकोज के लिए 49 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। नॉट जस्ट दैट, आबी वसाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। काबीना डिवीज़न के लिए 60 अरब रुपए, जबकि रेलवे के लिए 33 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। बहुत सारी और तजावीज़ भी हमारे सामने आई हैं, लेकिन मामला
मसला वहीं का वहीं रह जाता है, हमें विशिष्ट सर्कल में घूम रहे हैं। तकरीबन 2 दर्जन दफा IMF की तरफ जा चुके हैं, हमारा हमसाया एक दफा गया और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पाकिस्तान अपने पैरों पर कब खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, क्या हल होगा, ये तमाम वो सवालात हैं जो मैं आज अपने मेहमानों के सामने रखूंगी। मेरे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, पिछली हुकूमत का हिस्सा भी थे SAPM के तौर पर। डॉक्टर जुबैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी अहम ओहदों पर रह चुके हैं, यकीनन माहिर मईशत हैं, जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वेल नोन इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान है, लिखते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मसाला और हल, दोनों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्क के बजट के 2 दिन पहले माशी हालात क्या है। मेरे साथ डॉक्टर वकार मसूद साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब और डॉक्टर जुबैर खान साहब मौजूद हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले डॉक्टर वकार मसूद साहब, आपकी तरफ ही आऊँगी। हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत कहती है पिछली वाली हुकूमत का कसूर था, उससे पिछली कहती है उससे पिछली वाली का कसूर था। यही काम हम लोग पिछले कोई 20 साल से तो देखते चले आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कौन जिम्मेदारी लेगा डॉक्टर साहब, कैसे इस मामले को फिक्स किया जाएगा सो दैट वी आर नॉट जस्ट किकिंग द कैन अलोंग द रोड? बहुत शुक्रिया आने का। एक तो ये कि देखें, एक नई टर्मिनोलॉजी मैं कहूँगा कि इस्तिलाह वजूद में आ गई है और वो है कॉस्ट ऑफ रिजीम चेंज। ये कम से कम 4 जैसा अनिका आपने कहा, 4 जो पिछले इंतखाबात हुए हैं उसमें हम यही सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ जाने वाले ने ख़त्म कर दिया और वो एक बहाना बन गया बेअमली का आने वाले के लिए, और फिर यही अमल दोहराया जाएगा उसके जाने के बाद। तो इस गुफ्तगू का अलग रखते हुए बात यह है कि आज जिस संगीन माशी सूरत हाल का पाकिस्तान को ताल्लुक़ है, मैंने तो नहीं देखी ऐसी सूरत माजी में और खुसूसन माजी करीब में, जिसमें हम सबको मालूम है क्या होता रहा है। और फिर ये कि इसमें एक बड़ी अजीब सी मुनफरिद इसकी हैसियत यूँ बन जाती है कि इसके पस मंज़र में एक बहुत बड़ा सियासी कज़िया, सियासी इख्तिलाफ और सियासी हिजान कह लें, बेचैनी कह लीजिए, वो भी मौजूद है और वो बुरी तरीके से जो माशी सूरत हाल है उसको मुतासिर कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मईशत को ठीक कर सकता है जब तक कि ये सियासी तलातुम जो है किसी एक इसको कोई करार आए, ये कहीं जाकर बैठे और ताकि कोई यकसुई के साथ काम कर सके। तो फिलहाल ये मेरे इब्तिदाई कलमात हैं, फिर साथ ही पैमाना सब लबरेज हो चुका। जो आम आवाम है अब वो ये नहीं पूछ रहे कि कौन इख्तदार में बैठा है कौन नहीं बैठा, उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी 3 वक्त की रोटी 2 वक्त की रोटी में कन्वर्ट होके और 2 वक्त की रोटी 1 वक्त की रोटी के अंदर कन्वर्ट होते हुए नजर आ रही है। मैं इसी पॉइंट पे डॉक्टर जुबैर खान साहब की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट यानी कल शहबाज शरीफ साहब ने कोई 5-7 घंटे लगाए हैं बिजनेसमैन के साथ भी, उसके अंदर कोई एक आधा चुटकुला मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा इनअप्रोप्रिएट सा पेट्रोल के हवाले से लोगों को शायद लाइटर मूड में लेकर जाने की कोशिश की, काम नहीं आया। क्या इस हुकूमत की ये 5-7 घंटे की मुलाकातें, क्या इस हुकूमत के पास ये वक्त कम होना, साल 1.25 साल का वक्त होना ये अनसर्टेनिटी को कंटिन्यू रखेगा? क्योंकि डॉलर की कीमतें अप एंड डाउन जा रही हैं, स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, आम आदमी एक अनसर्टेन पोजीशन में है। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफे का अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, फिर भी लंबी कतारें लगी हुई थी। डॉक्टर जुबैर, इस अनसर्टेनिटी के साथ अगर ये साल गुजरा तो फिर क्या होगा? देखिए, पेशन गोई करने के बजाय मैं ज़रा आपको जो मौजूदा सूरत हाल है और जो पिछले सालों का है उसका मैं एक
एक एनालिसिस करके बताता हूं कि हमारा मसला क्या है। आपने सबसे शुरू में ये फरमाया कि हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं। मेरे ख्याल में सब ठीक हैं, इसलिए कि जो हमारा बुनियादी मसला है वो 15-16 साल से चलता आ रहा है। शौकत अजीज की हुकूमत के बाद से ये मसला बन चुका है। वो क्या है कि पाकिस्तान की देखें ना, ग्रोथ रेट को आप अलग रखिए कि 6% है या 5% है। आज जो क्राइसिस है वो ग्रोथ रेट का नहीं है, वो ये है कि इन्फ्लेशन का है, और वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जिसकी वजह से आपके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। तो ये जो मसला है 15-16 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। जब भी हुकूमत तब्दील होने लगती है, आपने देखा कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, IMF के पास जा रहे हैं, फिर IMF को थोड़ा बहुत टूटी फूटी प्रोग्राम करती है, हमारी हुकूमत आगे से अपना कुछ नहीं करती, और फिर एक और बहरान, फिर एक और अब भी IMF 3 साल एक PTI के दौर में उन्होंने अपनी तरफ से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम किया है। ये तो अभी रुका है प्रोग्राम के फंडामेंटल्स कोई नहीं चेंज हुए, सिर्फ एक ऑयल प्राइस की जो वो थी वो शिफ्ट नहीं की। तो देखिए मसला हमारा ये है, आप कहेंगे आखिर ये क्या, कौन सा मसला है जो 15 साल से चल, वो ये है हमारे बजट डेफिसिट। जब मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में हमने उसको देखना है कि मसला क्या है। मसला ये, जब बजट डेफिसिट इतना बड़ा हो जाता है तो उसके दो असरात होते हैं, और उन असरात को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप समझ जाइए कि फिस्कल, मॉनेटरी और एक्सटर्नल सेक्टर्स आपस में बंधे हुए हैं। ये हमारी ट्रेनिंग थी IMF के अंदर। ये यहाँ पर माफ करें, हमारे भाई भी और वहां पर भी सारे जो हुकूमतें हैं उनको इस बात की समझ ही कोई नहीं। बजट डेफिसिट जब बढ़ता है तो उसके दो बड़े असरात होते हैं। एक क्या होता है कि जनाब, इसके अलावा कि डेफिसिट मीन्स कि आप कर्जा ले रहे हैं, उसको पूरा कर्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में है कि करंट अकाउंट डेफिसिट उसकी वजह से बनता है। ये टोटोलॉजी है, ये बनेगा तो वो बनेगा। जब करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है तो साथ ही फिर आपके रिजर्व्स कम होने शुरू हो जाते हैं, अनलेस इनफ्लोज इतनी आ रही हो कि वो उसको पूरा करे। और अगर आपके रिजर्व्स आपने उड़ा दिए, जिस तरह के वो नून गवर्नमेंट के दौरान किया था कि 105 पर एक्सचेंज रेट पकड़ा था, तो $16 अरब रिजर्व में से मार्केट में फेंक दिए। समझ गया ना। दूसरी तरफ दूसरा उसका असर क्या होता है कि इन्फ्लेशन होती है। जब आप वो करते हैं, क्रेडिट टू द गवर्नमेंट देते हैं, तो मनी सप्लाई M2 जो है, ये तो टेक्निकल बातें तो करनी पड़ेगी, M2 जो है वो उसका मेन कंट्रीब्यूटर क्रेडिट टू द गवर्नमेंट है। सही। अब आप कहेंगे कि इसको क्यों नहीं किसी ने रुझान किया। हुकूमतें जो है ना, वो उनका एक पॉलिटिकल बायस होता है कि उन्होंने खर्चे करने हैं, वोट खरीदने हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करना है। देखो पता नहीं है कि ये जो ज्यादा खर्चे करते हैं बेइंतहा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है और इन्फ्लेशन से उनका वोट कम होता है, और दूसरी तरफ क्राइसिस आता है, उससे भी मायूसी होती है। तो वो अपनी तरफ से लोगों की it's a vicious circle, Dr. Saab. करने की कोशिश करते हैं। It's a vicious circle that needs to be broken. Let me finish your line of thought. तो एक तरफ वो, तो ये जो है, दूसरा हमारी स्टेट बैंक ने कई सालों से एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट से। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकती। ये मैं सिर्फ पीटता हूँ हर वक्त, और अगर होती तो ये इतनी दफा 15-16% पर हम इंटरेस्ट रेट चला गया है, और उससे पहले 12-13 पर आई थी। क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या तरीका होगा डॉक्टर साहब? पाकिस्तान के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का क्या तरीका होगा? आपने M2 को कंट्रोल करना है। लेकिन देखिए बात सुने, इस वक्त मुझे जो ये जो अभी है ना, ऑयल प्राइस इंक्रीज की जो डिबेट चल रही थी कि क्या पास ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नॉर्मली मैं कहता पास ऑन करें, लेकिन मैं आप कहता हूँ पास ऑन इसलिए मत करें कि अगर आपने पास ऑन किया तो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी तो है नहीं कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। आप तो गलत चीजों पर चल रहे थे कि कल परसों 16% पर ऑक्शन हुए ट्रेजरी बिल, तो जो बड़ा है 2-3%, उसकी वजह से हमारे बजट में से 300 अरब रुपए बैंकों के हाथ में चले। बैंक पैसे बना रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर इकराम साहब की तरफ भी जाने दें मुझे, डॉक्टर जुबैर साहब, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। डॉक्टर इकराम साहब, मैं बहुत सादा अल्फाज में, मैं भी इकोनॉमी की अदना सी स्टूडेंट रही, आप सारे
इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बट आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन अ बिट और मैं एक आम आदमी की ज़बान तक ये मामले को लेकर आना चाहूँगी। डॉक्टर इकराम साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक घर कर्जे पर बहुत अरसे तक नहीं चल सकता, उसके इर्द गिर्द के दुकानदार उस घर के ऊपर खटखटाने लग जाते हैं कि हमारा कर्जा हमें दीजिए, उधार आपने लिया था अब उधार वापस दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। हम तवक्को कर रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट, हम कर्जों पे चलाते जाएं। 2 दर्जन दफ़ा IMF के पास जाने के बाद भी हम लोगों को अकल नहीं आई कि IMF एक तरीके से फिस्कली कंट्रोल करने का इदारा तो हो सकता है, आपको थोड़े से कर्जे देकर आपका बहुत सारा कंट्रोल तो उनके पास चला जाता है, बट पाँव पे खड़े नहीं हो सकते आप। इस तरह पाँव पे कैसे खड़े हों डॉक्टर इकराम साहब? 2 दिन बाद बजट है। जी देखिए, मालियाती खसारा जो है उसको पूरा करने का तरीका ये तो नहीं है कि आप कर्जे ले लेकर जो है अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसको पूरा करें। ये बात बार बार कही भी गई है, लिखी भी गई है कि देखिए इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि आप अपने अखराजात गैर जरूरी कम करें, अपने गवर्नमेंट का साइज कम करें, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े सफेद हाथी पाल रखे हैं। अब स्टेट और अपनी आप एंटरप्राइजेस का हिस्सा जरा देख लीजिए खसारा कितना है। आप सर्कुलर डेट जो है बिजली का देख लीजिए, आप गैस के पे देख लीजिए, 4000 के तो आप अरब के वहां पे तकरीबन आप नुकसान कर चुके हैं। फिर अगर आपने हुकूमत करनी है तो ये लल्ले तल्ले तो आपको खत्म करने पड़ेंगे। आपको ये जो इतने बड़े बड़े पर्पसेस रखे हुए हैं ये खत्म करने पड़ेंगे। आप कर्ज की मैं पीते हैं और समझते हैं कि हम जो है एक दिन रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती, ये तो नहीं हो सकता ना। और फिर आप दूसरी तरफ जहां आपने अपने महसूलात इकट्ठे करने हैं कोई तवज्जो नहीं है। आप जरा गैप देखिए, टैक्स के अंदर कितना बड़ा गैप है। यानी अभी हाल ही में एक आर्टिकल में मैंने अर्ज किया है कि अगर हम तवज्जो से काम करें तो हम तो 12 ट्रिलियन इकट्ठा कर सकते हैं पाकिस्तान की इसी मईशत के अंदर। ये मौजूद है क्योंकि 19 मिलियन लोग तो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हैं। आप उनसे भले लिए चले जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर 15% टैक्स। और दूसरी तरफ देखिए हुकूमत के अखराजात जरा देखें तो हैरानगी होती है कि जब आप 11% के करीब तो बड़ी मुश्किल से आप टैक्स इकट्ठा करते हैं और 22% आपका खर्चा है। अब सिंगल आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ सिर्फ डेट सर्विसिंग के ऊपर जो आपका है और आप उसके साथ अगर डिफेंस भी ला ले तो हुकूमत जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं बचता कि वो ये दोनों अखराजात पूरे कर सके। तो क्या फिर वो 4.5 ट्रिलियन का कर्ज लेगी? इसके बाद ये तो अभी बहुत सी चीजें सपोजिशन पे भी है, बढ़ता बढ़ता आप कहते हैं 3 का फिर वो 4 हो जाता है। बजट एस्टीमेट्स के अंदर आप हमेशा यही करते हैं कि आप कहते हैं जी हमारा खर्चा इतना होगा और जब रिवाइज बजट आता है तो उससे कहीं ज्यादा हुआ है। तो आपने सही मिसाल दी है। एक आदमी अपना घर चलाते हुए भी अपने मीन्स के अंदर रहता है, उसे पता होता है कि मेरे ये जराए हैं और मुझे अपने अखराजात कम करने हैं, मुझे इन्हीं जो है जराए के अंदर रहना, और वो अपने जराए बढ़ाता है। हमने अपनी GDP ग्रोथ बढ़ाने की तरफ अपनी आप देखें कि ये 200 अब तकरीबन 29 मिलियन का शायद इससे भी ज्यादा हो, मगर मेरा ख्याल है मुल्क है। और देखिए हमारा जो GDP का साइज क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम फिर यही कर रहे हैं कि कर्जे ले लेकर अपने अखराजात पूरे करें। तो इससे तो ज्यादा देर नहीं चल सकता। अभी आप देख लीजिए जो है इट इज एन अनसस्टेनेबल वे। और इसी से सारे बाकी खराबियां भी पैदा होती हैं। ठीक हो गया। अगर इन्फ्लेशन होती है, इसी से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा होता है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अपना मालियाती खसारा तो आप दुरुस्त करें। राइट। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, विल गो ऑन अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ हल की तरफ भी जाएंगे, इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त तनाव का शिकार है, इस वक्त मसाइल का शिकार है, बहुत मसाइल का शिकार है, लेकिन कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा और हल टेम्परेरी नहीं हो सकता, अब हल परमानेंट चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मसाइल का जिक्र, अब हल की तरफ भी जाएंगे। डॉक्टर वकार मसूद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अब फिर बात आती है कि हम लोगों ने ये तमाम सूरत हाल को तब्दील करने के लिए कुछ अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना पड़ेगा। डॉक्टर वकार मसूद साहब, प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर को हम लोगों को बेहतर करना पड़ेगा और सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। खाने के अंदर भी दालें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, पाम ऑयल हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इवन सो कि हम लोग अक्सर औकात डेयरी प्रोडक्ट्स भी, जो सूखा मिल्क होता है वो भी बाहर से मंगवा रहे होते हैं। कुत्ते और बिल्लियों का खाना तक हम नहीं बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, अब जाके कुछ
ऐसी कंपनीज आई हैं जो बनाने लगी हैं। सो इतने हम इन्हिसार करने लग गए हैं बाहर की प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हमारी इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई है। क्या इंडस्ट्री लगाना यहाँ अनकॉम्पिटिटिव है इसलिए, या फिर हम सुस्त हो गए हैं एक नेशन के तौर पर? देखें अनिका, इसका दो सतह पे जवाब दिया जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात है, कॉम्पिटिटिव जो एज है उसको बेहतर करने की है। दूसरी, मेरे ख्याल में हम इस वक्त तो अपने आप को महदूद रखें कि हमारी ये जो मुश्किलात हमारे सामने हैं हम इनको कैसे अबूर कर सकते हैं। और इस सिलसिले के अंदर मेरे तमाम भाई मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जनाब ये जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स आपने इस साल देखा है, जो तकरीबन 77-78 बिलियन डॉलर का होने वाला है, ये इट वाज बियॉन्ड। जब ये साल शुरू हो रहा था उस वक्त मैं गवर्नमेंट में ही था और बमुश्किल 5 बिलियन डॉलर उस वक्त इम्पोर्ट्स हुई थी माहाना, और हमारे होश उड़ने लगे थे। और बाद में तो ये 8 बिलियन डॉलर तक माहाना फरवरी तक ये पहुंच गया था। थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन 78 बिलियन भी अनहर्ड ऑफ है। तो हमने बैठकर ये तय करना है, और मैं समझता हूँ कि जब ये नए लोग आए उसी वक्त इन्हें कर देना चाहिए था, इससे पहले वाली हुकूमत को कर देना चाहिए था, क्योंकि उसे नज़र आ गया जनवरी से कि रन अवे करंट अकाउंट डेफिसिट है और वो इम्पोर्ट्स की वजह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ एक बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा। आई कम्प्लीटली अग्री कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, और अनफॉर्चुनेटली होता यहाँ ये आया कि लोग अपने 5 साल के लिए तो सोचते हैं लेकिन 5 साल से बियॉन्ड सोचते नहीं हैं। लेकिन अब ये 5 साल वाली थॉट पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली वायबल नहीं रही है। हमें कोई ना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें किन इंडस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है अभी इस हुकूमत को? देखिए, मतलब यानी कि ज़रूर आप देखें, ये जो चाइना के साथ सेकंड राउंड में सनतें लग रही हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पिछले वज़ीर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत किया है। लेकिन आज डॉक्टर हफीज़ पाशा और शाहिद कारदार साहब ने लिखा है कि उन्होंने तो जो टैक्स कंसेशंस दिए हैं, टैरिफ कंसेशंस दिए हैं, उनसे रेवेन्यू का लॉस ज़्यादा हुआ है और कोई इंडस्ट्री बनने का अमल अभी नहीं हुआ। और अब देखिए, मतलब किसी इंडस्ट्रीज, ये वो दिन तो है नहीं कि मैं और ज़ुबैर साहब या डॉक्टर इकराम बैठ के तय करें कि जनाब कौन सी इंडस्ट्रीज आगे आनी चाहिए। अगर बहुत करना हुआ तो हम कहेंगे अच्छा जी आप एग्रो इंडस्ट्रीज बना लीजिए या आईटी वगैरह इसमें कर लें। लेकिन आपने पॉलिसीज देनी है, आपने तो मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर को ये एतमाद देना है कि वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको ऐसी पॉलिसीज का सामना होगा जिसमें तसलसल होगा, जिसमें उसके लिए मतलब टैक्स वगैरह के ऐसे पैमाने नहीं होंगे जिससे कि उसकी इंडस्ट्री खराब हो जाए। ये बातें यकीनन हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी जान के ऊपर बनी हुई है। अभी तो सर के ऊपर तलवार लटक रही है वकार साहब। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। डॉक्टर जुबैर साहब, आपकी तरफ इमीडिएट सॉल्यूशंस इस बजट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, जो अवाम को जो सब्सिडी थी वो अब नहीं रही, वो वाली सब्सिडी के अब रिएक्शंस भी आएंगे जिस तरह आप पहले भी फरमा रहे थे। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना 1 साल के अंदर, और अभी अगले 2 दिन के अंदर, ज़ाहिर है कल वज़ीर आज़म साहब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे थे, ही इज़ लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस दीजिए डॉक्टर जुबैर साहब हुकूमत को, क्या करें वो? मैंने काफी सुना वो जो था ना अभी इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो मंशा साहब की मैंने स्पीच सुनी। ये तो ऐसे सुनहरी ख्वाब है कि और मुल्कों में ऐसा हुआ है, तो अब क्या मतलब है पाकिस्तान भी वैसा हो जाएगा? नहीं होगा, आपकी पॉलिसी गलत है। मैं बताऊं आपका जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, आप यू नीड टू कट एक्सपेंडिचर्स।
मैंने एक प्रपोजल दी हुई है काफी दिनों से, मैं और बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस 15% आप एक्सपेंडिचर कट्स करें अक्रॉस द बोर्ड, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, करंट, कैपिटल, सब कुछ। साथ ही आप इंटरेस्ट रेट्स को अब ब्रिंग इन फाइनेंशियल सप्रेशन, यानी कि आप डायरेक्ट मॉनेटरी कंट्रोल से मॉनेटरी पॉलिसी चलाएं, खत्म करें ये इंटरेस्ट रेट की जो ऑक्शन होती है। आप कहें बैंकों को कि अभी आपने इतने उनको मार्जिन दें, लेट देम सर्वाइव। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त आपको पता है इस साल, पिछले साल ये जो साल खत्म हो रहा है, एस्टिमेटेड interest payments will be 3 trillion rupees in a total expenditure of 11 trillion. अभी ट्रिलियन क्या होता है? 11,000 अरब की आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं, which are 23% of GDP. हुकूमत चौथा हिस्सा मईशत का खा रही है और उसमें से 3% आप दे रहे हैं बैंकों को सूद की मद में। आप ये बताइए कि ये, और ग्लोबली क्या हुआ है? 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब ऑल द वेस्टर्न इकोनॉमीज बिकेम हाईली इंडेटेड, दे अडॉप्टेड फाइनेंशियल डिप्रेशन, इंटरेस्ट रेट्स वेंट डाउन टू 1 और 2%। यहाँ पर एक आए हुए थे बाहर से IMF के नौजवान, उनको इन चीजों का पता ही नहीं, उसने जनाब पकड़कर 11, 12, 13% पर ले गया कि मैं हॉट मनी ला रहा हूँ। मैंने तो इसके ऊपर पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी, और अभी क्या हुआ कि इन्होंने स्टेट बैंक एक्ट अमेंडमेंट कर दी ताकि जो स्टेट बैंक लेंडिंग कर सकता था, इसकी जो पहली वो थी एक्ट की अमेंडमेंट, वो मैंने खुद की थी, और डॉक्टर याकूब वाज गवर्नर, हमने मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स भी की थी। लेकिन खैर अब इन्होंने जो की है उससे होता क्या है कि कमर्शियल बैंक्स आर द ओनली वन फ्रॉम विच द गवर्नमेंट कैन बोरो, तो वो उन्होंने रेट 15-16% पर ले गए हैं। अब आप जब तक उसको कम नहीं करेंगे, ये कम से कम 3 ट्रिलियन से आप 1.5 ट्रिलियन पर ये ले आए। और साथ ही आप जो फरमा रही थी पहले, इंडस्ट्री की सिलेक्शन इन ओपन इकोनॉमी नहीं होती। आजकल आपने इक्वल इंसेंटिव देना होगा। पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटीज का इस्तेमाल जो है ये 1950s की पॉलिसीज हैं, ये हमने खत्म कर दी थी। 2008 तक import duties were a decreasing contribution to total revenue, उसके बाद से चढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब आपके रॉ मटेरियल, आपके इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स के ऊपर हाई ड्यूटीज होंगी, तो उससे जो चीज आप बनाएंगे वो कभी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, चाहे आप जितना कहे रिबेट देंगे। कभी इनमें से किसी ने खोखा तक नहीं चला है बिजनेस। हमारी तो एक छोटी मोटी बिजनेस है। मैं बताऊं, आप किसके पास पैसा होता है कि पहले हुकूमत को दे और फिर 5 साल इंतजार करे कि वो। इस साल शौकत तरीन साहब ने क्या किया? उन्होंने, देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की किल्लत है, आपको पता है, हमारे भाई को पता है, सबको पता है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट मशीनरी है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया 17% का। अब देखे ना, मेरी यदि बिजनेस वो छोटी सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने लगी थी, अब सवाल ये पैदा होता कि हम करें। वो कहते हैं शौकत तरीन साहब ये आपको मिल जाएगी अगले 10 सालों में। वो 10 सालों में मेरे पास आज पैसे नहीं है। आप देखें, आपकी ये ऐसी पॉलिसीज हैं जिस तरह के पाकिस्तान को कोई तबाह करना चाहता है, ये तबाह करने वाले पॉलिसीज हैं। कोई तबाह करना चाहता है, आप इसको साजिश के तौर पे देख रहे हैं डॉक्टर साहब जी? आप इसको साजिश के तौर पे देख रहे हैं कि कोई जानबूझ के तबाह करना चाहता है? नहीं 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 नहीं, नालायकी टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। सही, ये कोई साजिश नहीं है, ठीक है, नालायकी है। सही। और देखिए बात सुने, कभी भी मैं ऐसी बातें कभी पहले मैंने नहीं की, लेकिन अब उम्र के आखिरी दिन है, मैं कहता हूँ खुल के बात करें यार। अगर आज हमने पाकिस्तान की खातिर खुल के बात नहीं की तो कब करेंगे? ठीक है, अच्छा डॉक्टर नो प्रॉब्लम डॉक्टर जुबैर साहब, आई थिंक अब हमें कड़वे सच सुनने की ज़रूरत है। यही कड़वे सच जो हैं शायद मे लीड टू अ बेटर पाकिस्तान। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सॉल्यूशंस की बात मैं सबसे पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं सवाल भी छोटे रख रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। आपकी नज़र में हल क्या है? जी, बहुत दफ़ा लिखा है कि आप ये जो इम्पोर्ट बेस्ड टैक्सेस लगा कर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है आपने। एक तरफ तो उन टैक्सेस ने आपकी ये टैक्स की नंबर तो बढ़ाए हैं, मगर उससे आपकी पूरी इकोनॉमी तबाह हुई है। दूसरी तरफ आपने हुकूमती खर्चे कम ना करने की कसम खा रखी है
और जिस अंदाज के अंदर हम कॉलोनियल पीरियड के अंदर रहते थे वो तो ठीक है। उनको क्या दुख था कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़े जो बंगले और इस तरह की चीजें रखते हैं। आप कहाँ पे GR के अंदर वहाँ लोग रहते हैं, और प्राइम जगह के ऊपर आपने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, और वहाँ आप फ्री बिजली देते हैं, फ्री पेट्रोल देते हैं, और क्या क्या, यानी कि ऐसे लल्ले तल्ले तो शायद दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है। और फिर आप अपने कॉर्पोरेट रेट को भी कई दफा कहा है कि आप दुनिया के बराबर लेकर आइए, और अगर आपने वाकई कोई सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो ये फंडामेंटल्स को ठीक किए। सारा दिन ये जो इस तरह की बातें होती है, जी आज ये फिस्कल डेफिसिट हो गया, कल वो हो गया, तो ये तो आपको पता है कि सिम्टम्स है, ये तो बीमारी का वजह तो नहीं है। ये तो सिर्फ एक अलामतें हैं जो बता रही हैं कि बीमारी की रूट कॉज कहीं और है। तो अगर आप रूट कॉज को ठीक नहीं करना चाहते, तो अगर आप अलामतों का इलाज करते रहे तो क्या होगा? आपकी बीमारी तो दूर नहीं होने लगी। बीमारी दूर करने के लिए तो बीमारी का ही इलाज करना होता है ना कि आप अलामतों का, कि अच्छा जी मेरे सर में दर्द हो रही है तो मैं एक डिस्प्रिन खा लेता हूँ, और सर में दर्द क्यों हो रही है इसका भी तो पता होना चाहिए। यानी कि बड़ी हैरत की बात है कि आम बंदे भी समझते हैं कि घर का बजट चलाने के लिए मुझे अपने ही जराए के अंदर ही रहना है, और फिर मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपने जराए बढ़ाऊं। मगर हमारी हुकूमतें हैं, उन्हें खर्च करने का इतना शौक है कि वो देखते नहीं कि हम कहाँ से कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जे वापस कौन करेगा, वो इम्पोर्ट हम फंड नहीं कर सकते, फिर भी हमें शौक है कि हम करेंगे, क्योंकि आपने उन इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने हैं बड़ा हैवी। जब आप उसके ऊपर 17% टैक्स लगाकर ही अपने नंबर बढ़ाने हैं, आपने सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करनी है, आपने अपने मीन्स के अंदर नहीं रहना है, आपने ह्यूमन कैपिटल पे भी कोई खर्चा नहीं करना है। क्योंकि आप अब जरा देख लीजिए कि हमारे नौजवान जो है, जिनको 2 मिलियन के करीब जो है हर साल नौकरियां चाहिए, वो कहाँ धक्के खा रहे बेचारे फिर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उनको, यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ा? आपने दुखती रग की तरफ इशारा कर दिया है। अभी इस वाले बजट के अंदर भी, तालीम के बजट के अंदर तवक्को है कि कटौती की जाएगी। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकरामुल हक साहब, डॉक्टर जुबैर साहब, डॉक्टर वकार मसूद साहब, आप तीनों ने ज्वाइन किया। तमाम के तमाम सोल्यूशन अवाम के हवाले से, अवामी मसाइल के हल के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश की। हुकूमत ने 2 दिन में बजट पेश कर रहा है, और ये बजट को बहुत ज़्यादा अवाम दोस्त बजट हो नहीं सकता और ना होगा। इसके अंदर बजट डेफिसिट भी अच्छा खासा आएगा, इसके अंदर कर्ज़ों वाली रकूम जो वापस करनी है वो भी हमारे सर के ऊपर एक बड़ी तलवार के तौर पर लटक रही है। लेकिन क्या हुकूमत इस फिस्कल दलदल से, इस इकोनॉमिक दलदल से मुल्क को निकाल सकेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं, आने वाली हुकूमतों के लिए भी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।